हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है। आज के हम अपनी इस क्लास में हम एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नाम है नीला और सीला। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ हम नए पॉइंट सीखने वाले हैं जो अभी तक हमने पिछली क्लासेस अटेंड की, और इस क्लासेस में यही डिफरेंस है कि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स करने वाले हैं जो अभी तक हमने पिछली क्लासेस में नहीं की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लासेस भी देखी है ताकि आपको यहाँ पे भी सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आए। देखो, जो नए पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो पुराने पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए आपको पुराने कंसेप्ट्स पता होना जरूरी है। इसलिए उन वीडियोस को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ अपना रिव्यू जरूर देना। रिव्यू का मतलब यहाँ पे है कि अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। वो सारी चीजें, आपका रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और समझते हैं। देखो, क्वेश्चन शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम क्वेश्चन के हेडिंग में देख लिया करो कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है नीला और सीला पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले। देखो क्या लिखा है, नीला और सीला पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। तो यहाँ पे जो मेन है वो ये है कि पूंजी के प्रमाण में क्या करने वाले हैं लोग, लाभ हानि बांटने वाले हैं। देखो, जब भी ये आता है तो अक्सर कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पूंजी के प्रमाण में तो उसको हम बदलते कैसे हैं। तो देखो, मैं सिंपल तरीका तुम्हें बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन में आता है कि पूंजी के प्रमाण में, तो जो भी पूंजी दिया हो, ठीक है, क्या जो भी पूंजी दिया हो उसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पे देखो सवाल में लिखा है नीला की पूंजी और सीला की पूंजी, साथ में आरण भी लिखा है, और रकम देखोगे तो दोनों तरफ दिया, यहाँ पे 20,000, 1,00,000, 14,000, 50,000। अब याद रखना कि जो उधार वाला है ये होता है हमारा आरण, और ये जो जमा वाला है ये होता है हमारा पूंजी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब हमें पूंजी को कन्वर्ट करना है प्रमाण में। तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीला और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीला। नीला की पूंजी है 1,00,000 रुपए, ठीक है, सीला की पूंजी है 50,000 रुपए। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो जीरोस दिए हैं वो जीरोस हमें कट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस में मतलब देखोगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे अब बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 10:5, राइट। क्या बचेगा, 10:5, मतलब इसको और शॉर्ट करोगे तो हो जाएगा 2:1। मतलब जो पूंजी का प्रमाण है वो कितना आ गया तुम्हारा, पूंजी का प्रमाण 2:1। और यही अब तुम्हारा क्या बन जाएगा, अब यही तुम्हारा बन जाएगा लाभ हानि का प्रमाण, क्योंकि सवाल में बोला है कि जो पूंजी का प्रमाण है वही है लाभ हानि का प्रमाण। ठीक है, तो पहला काम यही होगा, जब भी ऐसा पॉइंट है तो पहले इसको सॉल्व कर लिया करना। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं समायोजन की तरफ। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या होगा, समायोजन सॉल्व करना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अंतिम स्टॉक 1,10,000 का है जिसकी बाजार कीमत 20% अधिक है। सवाल में क्या लिखा है कि अंतिम स्टॉक 1,10,000 का है, ठीक है, और बाजार कीमत 20% अधिक है। तो याद होगा मैंने समझाया था, जब बेसिक में समझा रहा था और यहाँ तक कि मैंने जब पहला क्वेश्चन समझाया था तब भी मैंने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। और यही वजह है कि मैं देखो बार बार कहता हूँ कि आप पिछली क्लास जरूर देख लिया करो। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। मेन टारगेट हमारा है कि चीजों को सीखना। आप कहाँ सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, फिर भी मैं चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में अधिक लिखा हो तो हमें उसे क्या करना है, इग्नोर करना है, यानी ध्यान में नहीं लेना है। तो अगर मुझे इस पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है तो मतलब ये हुआ कि अंतिम स्टॉक की कीमत कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहां पर मैं आपको लिख के समझा देता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अब जो भी पॉइंट्स होंगे मैं आपको वो लिख के समझाते जाऊंगा, क्योंकि जब हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा वीडियो काफी लंबा बन जाता है, और आपको तो क्वेश्चन वापस सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तो जो मेन चीजें मैं वो समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम करो। ठीक है, जब भी डाउट हो तो फटाफट वहां पे जाके वो वीडियो में देख के आगे पीछे फॉरवर्ड करके देख लो। बात समझ में आए तो आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, साथ में वीडियो भी लेंदी नहीं बनेगी। ओके, तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, अंतिम स्टॉक का है। पहला पॉइंट क्या है, अंतिम स्टॉक। रकम कितना दिया है, 1,10,000। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो हमें पता है कि समायोजन की 2 एंट्री होती है। तो जो पहला एंट्री होगा वो होगा व्यापार खाते में। क्या होगा, व्यापार खाते में। दूसरा जो एंट्री होगा वो होगा आपका आर्थिक चिट्ठा में। अब आर्थिक चिट्ठा व्यापार खाते में कहाँ होगा वो भी क्लियर करते हैं। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, कि व्यापार खाते में हमारा कहाँ होता है, जमा तरफ।
व्यापार खाते में कहाँ जाएगा, जमा तरफ, और आर्थिक चिट्ठी में कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा उधार तरफ। देखो 2 एंट्री होती है, एक उधार और एक जमा, और दोनों हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला समायोजन। कितना इजी था। तुम्हें देखो फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में व्यापार खाते के जमा में लिखना है और आर्थिक चिट्ठी के उधार। उधार का मतलब चलो यहाँ पे ये गलत चीज है भाई, उधार लिखूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संपत्ति पक्ष। ठीक है, तो आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में। ओके, तो याद रखना है कि आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में। साथ में एंट्री करते जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे समायोजन पे। दूसरा समायोजन लिखा है कि साझेदारों को पूंजी पर वार्षिक 6% ब्याज चुकाना है। क्या बोला है कि वार्षिक 6% ब्याज चुकाना है। तो नीला और सीला 2 लोग हैं। ठीक है, तो दूसरा समायोजन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। देखो याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, नीला और सीला की जो पूंजी उसका शेष लिखना होगा। तो शेष कहाँ लिखेंगे तो वो भी मैं बता देता हूं, पूंजी खाते के जमा में। देखो अब इसमें 2-2 एंट्री होगी, समायोजन है तो 2 एंट्री होती, तो मैं दोनों आपको समझाते जाऊंगा। पहले हम गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो पूंजी दिया है, पूंजी किसका दिया है, 2 लोगों का दिया है, नीला का और सीला का। ठीक है, तो नीला की पूंजी कितना दिया है, 1 लाख रुपए, और सीला की पूंजी कितना दिया है, 50,000 रुपए। ठीक है, अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए कितना प्रतिशत बोला है, तो सवाल में बोला है कि 6% ब्याज निकालना है। कितना प्रतिशत, 6%। तो हम क्या करते हैं, 1 लाख गुणे 6%। क्या करेंगे, 1 लाख गुणे 6%, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, 50,000 गुणे 6%, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3,000 रुपए। ठीक है, ये हमारी गणना हो गई। अब इसको देखो एंट्री कैसे करना होगा, तो मैं यहाँ पे पूरा आपको लिख के मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूंजी का शेष लिखना है। तो ओहो ये पेन थोड़ा सा मोटा हो गया है, रुको रुको। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पूंजी का शेष लिखना होगा। तो पूंजी का शेष कहाँ लिखते हैं, देखो पूंजी का शेष हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में। कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में। कौन से पक्ष में लिखोगे, जमा पक्ष में। याद रखना पूंजी खाते का शेष हमेशा पूंजी के जमा में लिखते हैं। तो अगर पूंजी का शेष पूंजी खाते के जमा में लिखते हैं तो पूंजी का ब्याज भी हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते के जमा में ही लिखेंगे, ये याद रखना है। ओके, क्लियर है। कहाँ जाएगा, अगर पूंजी जमा में जाएगा तो उसका ब्याज भी पूंजी खाते के जमा में जाएगा। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एंट्री। देखो जो पूंजी खाते के जमा में गया हमारा, ठीक है, तो दूसरा एंट्री जो है वो जाएगा लाभ हानि वितरण। कहाँ जाएगा, लाभ हानि वितरण। तो लाभ हानि वितरण के कौन से पक्ष में जाएगा, उधार पक्ष में। ठीक है, वहां पे लिखोगे ऐसे पूंजी पर ब्याज। चलो मैं लिख के दिखा भी देता हूं कैसे लिखना। उधार में जाओगे, लिखना पूंजी पर ब्याज, और नाम लिखना नीला और सीला, और रकम लिखना 6,000 और 3,000, और साथ में टोटल करके यहाँ पे ऐसे दिखा देना, 6 + 3 भैया कितना हो जाएगा आपका, 9,000 रुपए। तो इस तरह से पूरा एंट्री करके दिखा देना। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी कि पूंजी जाएगा पूंजी खाते के जमा में, उसका ब्याज भी जाएगा उसके जमा में। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में। कैसे लिखोगे, पूंजी पर ब्याज, नीला सीला 6,000 3,000। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा समायोजन। अब चलते हैं हम तीसरे समायोजन पे। तो उसके लिए हमें पहले समायोजन पढ़ना पड़ेगा। समायोजन में लिखा है साझेदारों के पास से आहरण पर ब्याज वसूल करना है। अब देखो ब्याज वसूल करना है तो आहरण का ब्याज है और ब्याज की गणना हमें करके दे दिया, रकम साफ साफ दे दिया। नीला का हमें दे दिया 600 रुपए, सॉरी नीला का 900 रुपए और सीला का 600 रुपए। तो देखो ये पूंजी वाले के साथ ही मैं कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। तो ये पूंजी का है और इसी के बाजू में मैं आहरण का भी बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे समायोजन नंबर 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आहरण। ठीक है, और नीला और सीला। तो ब्याज कितना दिया, तो ब्याज हमें नीला का 900 रुपए और इसका हमें 600 रुपए दिया है। गणना करने की जरूरत नहीं, दोनों का ब्याज हमें दे दिया है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो सेम वही चीज है। तो याद रखना आहरण का भी कहा जाता है, पूंजी खाते में। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आहरण कहा जाएगा पूंजी खाते में। लेकिन याद रखना पूंजी खाते के कौन से पक्ष में, उधार पक्ष में। ठीक है, याद रखना कि जो हमारा आहरण है, आहरण हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो अगर आहरण पूंजी खाते के उधार पक्ष में जाएगा तो इसका ब्याज भी कहाँ जाएगा, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। ठीक है, तो मैं पूरा लिख देता हूं, आहरण पूंजी खाते के उधार पक्ष में, उधार पक्ष
में। याद रखना कि आहरण कहाँ जाता है, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। अगर आहरण पूंजी खाते के उधार पक्ष में गया तो जो उसका ब्याज होता है वो भी कहाँ जाएगा, उसके उधार में ही जाएगा। ठीक है, उसका ब्याज भी कहाँ जाएगा, उसके उधार में। ये हो गया हमारा पहला असर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला असर। अब बात करते हैं दूसरा असर। दूसरा असर कहाँ जाएगा, तो दूसरा असर जो जाता है वो जा जाएगा लाभ हानि वितरण में। कहाँ जाएगा, लाभ हानि वितरण में। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, याद करने का मैंने तरीका भी बताया है। जब मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था तो वहां पे चीजें मैंने बताई थी। फिर भी अगर डाउट रहे मन में, क्लियर ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो। लेकिन मैं सवाल के साथ भी मैं चीजें आपको बताता जाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे उधार आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगर एक जगह उधार हुआ दूसरे जगह जमा हो जाएगा, और एक जगह जमा हुआ तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लाभानी वितरण के जमा पक्ष में सेम वैसे जैसे यहाँ पे पूंजी पर ब्याज लिखा, यहाँ पर हो जाएगा आहरण पर ब्याज, और नीला और सीला रकम 900 600। ठीक है, ये हो गया हमारा समायोजन नंबर 3। अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले समायोजन पे। अगला समायोजन लिखा है, देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। क्या बोला है, देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। तो ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि पिछले सवाल में भी सेम पॉइंट आया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी, इसकी पहले वाले भी क्वेश्चन में भी सेम पॉइंट आया था। मैं तुम्हें सिर्फ आंसर बता देता हूं कि डूबत ऋण अनामत का, ठीक है, डूबत ऋण अनामत का जो फाइनल अमाउंट है वो कितना होगा, मैं तुम्हें सिर्फ वही बता देता हूं। ओके, तो डूबत ऋण अनामत का जो फाइनल अमाउंट होगा वो होगा यहाँ पे 3600 रुपए। अब तुम्हें याद रखना है कि पूरा फॉर्मेट बनाना है डूबत ऋण अनामत का। डूबत ऋण अनामत, पहले देखो जैसा मैंने बताया, 2 बार डूबत ऋण 2 बार अनामत, वैसा पूरा फॉर्मेट बनाओगे, सॉल्व करोगे, और लास्ट का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3600 रुपए आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और देनदार की एंट्री कहाँ होती है, हमारे संपत्ति पक्ष में होती है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने कई बार प्रैक्टिस किया है। उसके बाद अगला है हिसाबी वर्ष के अंत में चुकाने बाकी खर्च। देखो क्या लिखा है, चुकाने बाकी खर्च। तो चुकाने बाकी खर्च मतलब चुकाना बाकी है, तो चुकाना बाकी हम कहाँ लिखते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और नंबर 4 नहीं नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि चौथा तो मैंने होमवर्क दे दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व करोगे, और उसको सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने लोगों को आ गया और कितने लोगों को नहीं आया, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं। ठीक है, और मेरी उम्मीद है कि सभी लोग आंसर दोगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ से इतनी मेहनत करा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे और आंसर्स देंगे कि हाँ सर आ गया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझो चुकाना बाकी वाला, चुकाना बाकी। तो चुकाना बाकी में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले चुकाना बाकी में 2 चीजें दी है, एक भाड़ा दिया है और एक वेतन दिया है। ठीक है, तो हमें एंट्री कैसे करने में आपको पूरी एंट्री समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों ही चीजें कहां जाती है, लाभ हानि के उधार में। तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं लाभ हानि, और यहां पे लिख देता हूं उधार। ठीक है, ये दोनों ही असर कहा जाता है, लाभानी के उधार, यानी भाड़ा भी लाभानी के उधार में लिखते हैं, वेतन भी लाभानी के उधार में लिखते हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम भाड़ा ढूंढते हैं, भाड़ा और वेतन दोनों चीजें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो भाड़ा और वेतन अगर ढूंढने जाओगे तो ऊपर से देखोगे तो कहीं नहीं दिख रहा है, वेतन ये रहा। वेतन कितने का दिखा हमारा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेतन, और भाड़ा उसी के नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाड़ा और वेतन हमें दोनों ही दिखाई दे दिया। तो वेतन कितना दिया है, 23,000, और भाड़ा दिया है 12,000। ओके, हमें रकम मिल गया, वेतन कितना दिया है 23 और भाड़ा दिया है 12। तो हम यहाँ पे ऐसे चलते हैं साइड में और दोनों की ही एंट्री करते हैं। ओके, तो भाड़ा हमें कितना दिया है, भाड़ा हमें दिया हुआ है 12,000 रुपए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाड़ा 12,000 रुपए, और वेतन वेतन हमें दिया है 23,000 रुपए। अब दोनों में ही चुकाना बाकी है, तो देखो याद रखना, चुकाना बाकी का जो पहला एंट्री होता है वो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो लिखेंगे प्लस चुकाना बाकी, देखो इसीलिए मैं पूरा लिख के भी समझा दे रहा हूँ, प्लस चुकाना बाकी। रकम कितना है आपका, यहाँ पे 1 मिनट, एक जो आपका भाड़ा है वो है आपका 300 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 12,300 रुपए। ओके, और जो वेतन है उसमें भी सेम करोगे प्लस, और लिखोगे चुकाना बाकी। यहाँ पे मैं चुकाना बाकी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ। ओके, 950 रुपए, तो ये हो जाएगा 23,950 रुपए। ओके, क्लियर है, ये हो गया हमारा पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, तो दूसरा एंट्री याद रखना कि जो भी चुकाना बाकी होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही चुकाना बाकी हमारे लिए क्या है, दायित्व है। याद रखना, दोनों ही चुकाना बाकी हमारे लिए क्या है, दायित्व है।
और यानी कि इसके हमें कहा जाएगा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जाएगा और लिखोगे चुकाना बाकी भाड़ा, चुकाना बाकी वेतन 300 और 950 रुपए। तो ये है आपका पहला एंट्री और ये है आपका दूसरा एंट्री। ओके, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से बोल देता हूँ कैसे लिखोगे। लाभ हानि के उधार में जाओगे, ये दोनों लिखोगे और चुकाना बाकी दोनों चला जाएगा आपके दायित्व में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले समायोजन पे। अब अगला समायोजन है मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 5% घिसाई। देखो घिसाई वाला पॉइंट आया तो चलते हैं पहले मशीनरी और फर्नीचर ढूंढते हैं। तो अगर मशीनरी और फर्नीचर ढूंढने जाते हो तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ऑफिस मशीनरी। क्या दिखा? ऑफिस मशीनरी। और उसी के नीचे तुम्हें दिखाई देगा मशीनरी की घिसाई। ठीक है, और उसी के नीचे है फर्नीचर। ओके, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपना मशीन पे। तो मैं फर्नीचर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं फर्नीचर वाले को मिटा देता हूँ और हमारा फोकस जो है वो चलेगा मशीनरी पे। मैंने कहा था, मैंने पहले भी समझा, हमने जितने भी सवाल के 2 क्वेश्चंस किए, दोनों क्वेश्चंस में आया था। साथ ही साथ हमने जब फॉर्मेट किया था तो हमने फॉर्मेट में भी समझाया था कि जब भी तुम्हें मशीन दिया हो, मतलब कोई भी संपत्ति, मशीन की बात नहीं करूंगा मैं, कोई भी संपत्ति की बात करता हूँ, कोई भी संपत्ति दिया हो प्लस उसका घिसाई दिया हो, ठीक है, दोनों ही चीजें अगर आपको सवाल में दी हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको दोनों ही चीजें ऐड कर देना है। दोनों ही चीजें ऐड कर देना मतलब ये 36,500 प्लस 3,500 दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मशीन है वो है 40,000 रुपए का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे चलते हैं और समायोजन पूरा सॉल्व करते हैं। यानी समायोजन नंबर ये कितना है हमारा? समायोजन नंबर है 6। तो कैसे सॉल्व करोगे? लिखोगे मशीनरी कितने का है आपके पास? मशीनरी 40,000 रुपए का है। ठीक है, मशीनरी कितने का है? 40,000 रुपए का। मैंने क्या कहा? उसको जोड़ दोगे तो मशीन कितने का हो गया हमारे पास? हो गया मशीन 40,000 रुपए का। फिर हमें उसमें निकालना है घिसाई। क्या निकालना है? घिसाई। और घिसाई हमें कितना निकालना है? 10%। तो 40,000 का 10% निकालोगे तो ये आएगा 4,000 और बचेगा कितना? 36,000 रुपए। अब सवाल ये है कि मशीनरी लिखना कहाँ होता है? तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि संपत्ति में लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है? संपत्ति में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी असर। तो याद रखना घिसाई की जो दूसरी असर होती है वो जाती है लाभ हानि के उधार में। कहाँ जाती है? लाभ हानि के उधार में। ये तुम्हें याद रखना है कि कहाँ जाएगा? लाभ हानि के उधार में। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी अगला समायोजन जो उसी के अंदर था, फर्नीचर का। तो फर्नीचर में क्या बोला था? फर्नीचर में बोला था 5% घिसाई और फर्नीचर की रकम कितनी है? 12,000 है। तो चलते हैं और इसी के साथ ऐड करके इसको दिखाते हैं। तो जैसे मशीनरी हमारा कहा गया था संपत्ति में, सेम उसी तरह से फर्नीचर भी हमारा कहा जाएगा संपत्ति में। और फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर है 12,000 का। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? घिसाई। ठीक है, क्या करना है? घिसाई। तो 12,000 का 5% करोगे तो ये कितना आएगा? 600 रुपए। तो 12,000 में से 600 रुपए गया तो बचेगा कितना? 11,400 रुपए। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। यानी पहला पॉइंट कहाँ जाएगा? संपत्ति पक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे एंट्री की। दूसरा एंट्री मतलब ये घिसाई। हमें घिसाई कहाँ लिखना है? तो घिसाई आपको मैंने बताया कि घिसाई हमें कहाँ लिखना है? घिसाई हमें लिखना है लाभ हानि के उधार में। कहाँ लिखना है? लाभ हानि के उधार में। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। ओके, क्लियर है? इसी वजह से मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि जब भी आप इस चीज को देखो आपके माइंड में फिट रहे और आपको बार बार ये सारी चीजें रिपीट ना करना पड़े, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा समायोजन। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें एक साथ दिखाई दे। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में अगर आप सॉल्व करते हो खुद से तो आपका नेट ना जाए और आप आसानी से देख सको। ये था आपका पूरा समायोजन। लेकिन मैंने कहा था समायोजन ही नहीं होता है, समायोजन के साथ क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके अंदर कई भी बार हिडन एडजस्टमेंट, जिसको मैंने कहा था गुप्त समायोजन यानी छिपा समायोजन भी होता है। ठीक है, तो समायोजन तो हमारा हो गया। चलते हैं छिपे समायोजन की तरफ। तो हमें एक एक करके सॉल्व करना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऊपर से। तो पहला पॉइंट क्या है? नीला की पूंजी और आहरण। तो ये दोनों ही हमारा हो चुका है, तो इस पे मैंने टिक करके आगे बढ़ा। अगला लिखा है व्यापारी और ग्राहक। तो मैंने बताया व्यापारी मतलब ये आपका लेनदार है और ग्राहक मतलब देनदार है। तो लेनदार कहाँ लिखते हैं? ये आपका लिखते हैं दायित्व में और ग्राहक लिखते हैं संपत्ति में। और ग्राहक का जो सॉल्यूशन है वो तुम्हें करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है माल वापसी। अगला क्या लिखा है? माल वापसी। और माल वापसी में देखो रकम दोनों तरफ लिखा है। ठीक है, रकम दोनों तरफ लिखा। और मैंने कहा है कि जब रकम दोनों तरफ लिखा हो तो क्या करोगे? याद रखना है कि खरीद वापसी हमेशा जमा होता है। तो ये जो जमा वाला है, देखो देखो लिखा ना जमा बाकी, तो जमा बाकी हो जाएगा खरीद वापसी। और जो उधार बाकी है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बिक्री वापसी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तुम्हें
याद रखनी है। उसके बाद है हुंडिया। अब हुंडिया में भी देखो दो रकम दिया है, यहाँ पे देखो एक उधार में दिया है 15,000, एक जमा में दिया है। तो जो उधार में दिया है वो लेनी हुंडी और जो जमा में दिया है वो देनी हुंडी। तो कहाँ जाएगा, जो लेनी हुंडी यानी उधार वाला ये तुम्हारा जाएगा संपत्ति में। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जाएगा आपका संपत्ति में और ये जाएगा आपका दायित्व में, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला, अगला में देखो क्या लिखा, रोकड़ और बैंक। देखो अगला क्या लिखा है, रोकड़ और बैंक। अब रोकड़ और बैंक में देखोगे तो रकम दोनों तरफ लिखा है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब रकम दोनों तरफ दिया हो, रोकड़ और बैंक लिखा हो और रकम दोनों तरफ दिया हो, तब कैसे समझोगे। तो याद रखना कि रोकड़ का जो शेष है वो हमेशा उधार होता है। मतलब ये जो उधार वाला पॉइंट है, कौन सा, ये जो उधार वाला पॉइंट है ये आपका रोकड़ है। रोकड़ हमेशा हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है, यानी ये संपत्ति में जाएगा। अब बात करते हैं ये 14,000 रुपए की, यानी ये जमा वाले की। तो याद रखना अगर बैंक का शेष जो है वो जमा पक्ष में दिया हो, क्या, बैंक का जो शेष है वो अगर जमा पक्ष में दिया हो तो याद रखना वो क्या माना जाता है, दायित्व। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो बैंक है वो कहाँ चला जाएगा, दायित्व में चला जाएगा, ठीक है। जो रोकड़ है वो कहाँ जाएगा, संपत्ति में जाएगा। रकम कौन सा है वो भी मैंने बता दिया, उधार वाला रोकड़ है और जमा वाला बैंक है। उसके बाद अगला है डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। तो ये तुम्हें ही सॉल्व करना है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं मान लूंगा कि इसके कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला है खरीद और बिक्री। अगला क्या है, खरीद और बिक्री। तो अब हमें क्या करना है, खरीद खरीद में लिखना है, यानी व्यापार के उधार में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बोल देता हूँ उधार में, किसके, व्यापार के पता है, ठीक है, और ये व्यापार के जमा में। क्लियर है इतना। उसके बाद अगला है मजदूरी और अदत मजदूरी। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। जब हमें सवाल में मजदूरी और अदत मजदूरी साथ में दिया हो, मतलब ये है कि दो चीजें साथ में दी हो और इस तरह की दी हो, तो याद रखना है कि जो हमारा मजदूरी है, यानी जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, मैं बात करता हूं किसकी, मजदूरी की। मजदूरी जो है वो हमारा जाएगा व्यापार में, ये बात हमें पता है। कहाँ जाएगा, व्यापार खाते, कौन से पक्ष में, उधार पक्ष में। तो यहाँ पे मैं उधार लिख देता हूँ, कौन सा, मजदूरी। बात करते हैं अदत मजदूरी। अदत मजदूरी का मतलब है चुकाना बाकी, और चुकाना बाकी हमारा कहाँ जाता है, दायित्व में। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ दायित्व। अब रकम कैसे पता करोगे, आई मीन रकम कैसे पता करोगे, तो जो उधार वाला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला ना व्यापार खाते के उधार में, तो मतलब जो उधार वाला है वो मजदूरी और जो जमा वाला है वो अदत मजदूरी है। बहुत सिंपल है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑफिस मशीनरी, मशीनरी और फर्नीचर। तो ये तीनों ही चीजें बता दी है मैंने। उसके बाद अगला है प्रारंभिक स्टॉक। अगला क्या है, प्रारंभिक स्टॉक। तो ये कहाँ जाएगा, व्यापार खाते के उधार में। तो यहाँ पे व्या और ये उसके उधार में, ठीक है। उसके बाद पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम का मतलब होता है कि पूर्व मतलब होता है अग्रिम, पहले से ही। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम तुम्हारे लिए क्या है, संपत्ति है। और देखो इसका शेष भी उधार दिया है। याद रखना संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। अगर मान लो पूर्वदत्त, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड तुम नहीं याद रख पाते हो तो कोई बात नहीं, शेष देखा करो, शेष क्या है, उधार है कि जमा है। अगर शेष उधार है तो समझ जाना वो क्या है, संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद अगला है वेतन। तो वेतन हो चुका है। बीमा प्रीमियम कहा जाएगा, लाभ हानि के उधार में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाभ हानि उधार, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संपत्ति, ताकि जब दोबारा देखो तो कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद अगला है भाड़ा और कर, तो ये हो चुका है। उसके बाद अगला है विज्ञापन खर्च। तो ये भी कहा जाएगा लाभ हानि के उधार में, ठीक है। उसके बाद अगला है ख्याति। तो ख्याति कहाँ जाएगा, तो ख्याति आपका है ये संपत्ति में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है मकान, तारीख 1/10/2014 से 5 वर्ष के लिए ₹14,000। अब इस सवाल का जो सबसे कहते हैं ना मोस्ट अवेटेड पॉइंट है वो यही है, यही मोस्ट अवेटेड पॉइंट है। और मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। मकान कितने का है, 14,000 रुपए का है। तो चलते हैं यहाँ पे साइड में, और समायोजन के लिए जगह है, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे बता देता हूँ भाई, दूर नहीं भागता हूँ, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। क्या है हमारे पास, मकान कितने का दिया है, 14,000 रुपए का। अब देखो यहाँ पे तारीख का खेल है। सवाल में लिखा है 1/10/14 से 5 वर्ष के लिए, और हमारा तारीख कौन सा है, हमारा तारीख है 31/3/17। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मकान हमने कब भाड़े पट्टे से खरीदा था, 1/10/14 को। तो चलो यहाँ पे समझो, हमने जब 1/10/14 को खरीदा होगा, ठीक है, और हमारा अभी का तारीख है 31/3/17, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो रकम दिया है वो रकम तो दिया है हमें ये तारीख का, यानी 31/3/17 का, लेकिन हमने खरीदा था 1/10/14 को। तो ये दोनों अलग अलग तारीख है, तो ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा,
हमें पता करना होगा कि कितने वर्ष बचे हैं, क्योंकि हमने खरीदा था 5 वर्ष के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। 1, 10, 14 को हमने मकान खरीदा था, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के मैं वापस अच्छे से लिखता हूँ। हमने मकान कब खरीदा था? 1, 10, 14 को। हमारा पहला वार्षिक कब खत्म हुआ होगा? वार्षिक हिसाब 31, 3, 15, ये पहला खत्म हुआ होगा। दूसरा कब खत्म हुआ होगा? 31, 3, 16। तीसरा कब खत्म होगा? 31, 3, 17। तो ये तीसरा खत्म होगा, क्योंकि अभी तो ये चल ही रहा है ना, अभी तो हमने सॉल्व किया ही नहीं, मतलब ये अब इस बार हमें खत्म करना है, लेकिन ये दो खत्म हो चुके हैं। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो कितने महीने खत्म हुए? 6 महीने। इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो कितने खत्म हुए? 12 महीने, यानी कि पूरा 1 साल। ठीक है, पूरा 1 ईयर। अब ध्यान से समझो, हमने कितना साल इस्तेमाल किया है, हमने कितना साल यूज कर लिया है, उपयोग कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो 12 + 6 महीने, यानी देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं 1.5 साल, ठीक है, 1.5 वर्ष का हमने यूज कर लिया है। और हमने जो खरीदा था वो खरीदा था हमने 5 वर्ष के लिए। अब बात को ध्यान से समझो, हमने कितने वर्ष के लिए खरीदा था? 5 वर्ष के लिए, पर हमने 1.5 वर्ष का इस्तेमाल कर लिया है। अगर हमने कोई चीज 5 वर्ष के लिए खरीदी है और 1.5 वर्ष का हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो कितना वर्ष बचा होगा? तो ये बचा होगा 3.5 वर्ष। इसका मतलब ये है कि ये जो 14,000 रुपए दिया है 31/3/17 से, 31/3/17 के हिसाब से, इसका मतलब ये सिर्फ 3.5 साल का है। बात समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 14,000 रुपए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर लिख के यहाँ पे साइड में समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये अटक गया, होता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 14,000 रुपए। कितने? 14,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3.5 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 3.5 साल का बचा है। अदरवाइज हम नॉर्मल कैसे करते हैं, हमने इसके पहले वाले सवाल में भी किया था। हमने क्या किया था, डायरेक्टली जो रकम दिया था उसके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया था, राइट। यानी जो भी रकम दिया रहता है उसके डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। अगर मान लो इसी में तारीख लिखा होता भाई 5 साल के लिए सिर्फ, तो हम क्या करते? 14,000 डिवाइड बाय 5 करते। ये कब करते? जब ये 1, 10, 14 वाली तारीख ना दी होती। तो ये छोटी सी चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो अभी इसको समझो, 14,000 डिवाइड बाय 3.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। अब इसको देखो लिखोगे कैसे, सॉल्व कैसे करोगे, तो पूरा अब इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मकान कहाँ लिखते हैं? मकान हम लिखते हैं संपत्ति पक्ष में। कहाँ लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में। तो संपत्ति पक्ष में जाओगे और वहां लिखोगे मकान। ठीक है, कितने का? 14,000 रुपए का। उसमें से लिखोगे माइनस अपलिखित। क्या लिखोगे? अपलिखित। रकम कितने की है? रकम है 4,000 रुपए। बचेगा कितना? 10,000 रुपए। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एंट्री। तो अपलिखित की हम दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, इसका मैंने आपको समझाया है कि जो हमारा अपलिखित का रकम होता है, अपलिखित हमारा कहाँ जाता है? ये जाता है लाभ हानि के उधार में। तो ये तुम्हें याद रखना है। देखो, इसीलिए मैंने इसको सारी चीजें तुम्हें बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखी है और सारी चीजें गणना करके आपको समझाई है। ओके, पहला असर कहाँ जाएगा? आपका संपत्ति पक्ष में जाएगा। दूसरा असर कहाँ जाएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है लीला की 8% की लोन। क्या है? लीला की 8% की लोन, और तारीख लिखा है 1/11/16 और रकम दिया हुआ है 30,000 रुपए। तो जब भी ये लोन वाला पॉइंट आएगा, इसको कैसे सोल्व करना है वो देखो। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूं। ओके, यहाँ पे साइड में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दिया है। तो सवाल में दिया है लीला की लोन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लीला की लोन। ओके, अब लीला की लोन कितना दिया है? तो लीला की लोन जो है वो दिया है 30,000 रुपए। साथ में इसमें तारीख भी दिया है। तारीख दिया 1/11/16 और हमारी तारीख कौन सी है? हमारी तारीख है 31/3/17। अब ध्यान से समझो, हमारा पहला काम होता है कि जिस तारीख को हमने लोन लिया है और हमारी जो तारीख है व्यवसाय की खत्म होने की, इनके बीच में कितने महीने हो रहे हैं? तो 11, 12, 1, 2, 3 गणना करोगे तो कितने महीने हो रहे हैं? 5 महीने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने महीने हो रहे हैं? 5 महीने, यानी 5 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि 5 महीने का ब्याज की गणना करना है। तो कैसे करोगे? तो 30,000 गुणे कितना प्रतिशत है? 8%।
8% गुड़े कितना 5/12, 30,000 गुड़े 8% गुड़े 5/12, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,000 रुपए। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे तो वो समझो। जो अब हमें पता है समायोजन है तो 2 एंट्री होगी, एक इधर और एक इधर कहीं होगा। तो जो पहला एंट्री है वो जाएगा लाभ हानि के उधार में, याद रखना जो पहला एंट्री है वो जाएगा लाभ हानि के उधार में, लिखोगे लीला की लोन का ब्याज, ठीक है। दूसरा, ये ब्याज हमने अभी तक चुकाया नहीं है यानी चुकाना बाकी है, तो दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा आपका दायित्व में, क्योंकि चुकाना बाकी है। क्या लिखोगे, लीला की लोन का ब्याज चुकाना बाकी, या चुकाना बाकी लीला की लोन का ब्याज, ठीक है, या चुकाना बाकी ब्याज, इतना लिख सकते हो। अब बात करते हैं लीला की लोन, तो लीला की लोन भी हमारा कहाँ जाएगा, ये दायित्व में जाएगा, तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है समायोजन और साथ ही साथ पूरा सवाल फिनिश हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है सिर्फ इसकी एंट्रीज करनी है, वहां से कॉपी पेस्ट करना है, जो एंट्रीज है मैं डायरेक्टली लिखनी होती है, टोटल करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल मैच करना है। ये काम तुम्हें अब करना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, अगर कोई भी चीज इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये थोड़ा सा सही से हो जाए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। ज्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं दिखेगा, हाँ ठीक है। तो जितना दिख रहा है उतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। हाँ ये अभी नहीं दिखेगा, रहने दो। अच्छा, तुम अपने हिसाब से करते जाना और लिखते जाना, ओके, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ प्रॉब्लम हो, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आएगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह से हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ओके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और जितने भी क्वेश्चन मैं अभी यहाँ से मैं बताऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम के लिए IMP क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस को देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और इस तरह से हमेशा हंसते रहें, ओके। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।